हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का जो प्रश्न है, और ये क्लास 10th का है। क्लास 10th है, मैथ। और बच्चों इसमें जो प्रश्न हम लोग 7 तक कर लिए थे, आज हमें करना है प्रश्न 8वें को। तो 8वां प्रश्न बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिए और इस प्रश्नावली को पूरा अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसे आप लोगों को एकदम पूरा अच्छा से कंप्लीट करना है। और बच्चों इसके पहले का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कुछ समय के बाद आई लिंक से जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो बच्चों ये देख लेते हैं 8वें प्रश्न को। तो देखो यहाँ पे कर रहे हैं 8वां प्रश्न जो त्रिकोणमिति का है, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर का नाम है 9वां चैप्टर है, 9 नंबर। और कह रहा है यहाँ पे कि एक पेड़ अष्टल के शिखर पर, बच्चों एक पेड़ अष्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेड़ अष्टल उसे कहते हैं बच्चों चबूतरे को। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ये चबूतरा है और इसका हम नाम दे दें तो ये हो जाएगा ए और बी। और इसके ऊपर, बात नहीं ध्यान से देखिए, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई है बच्चों। क्या रखी गई है? मूर्ति। और मूर्ति की जो लंबाई है वो मान लेते हैं बी और सी है, और इसकी जो मूर्ति की ऊंचाई है वह एच बराबर दे दिया है बच्चों 1.6 मीटर है। समझ में आ रहा है? और देखो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। बच्चों यह भूमि है और इसके एक बिंदु यहां से, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P है, और इस मूर्ति के शिखर को जब देखा जा रहा है बच्चों तो ये जो उन्नयन कोण है वह बन जा रहा है 60 अंश। समझ में आ रहा है? फिर देखो कह रहा है और उसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण। बच्चों पेड़ अष्टल, तो ये हमारा रहा पेड़ अष्टल, पेड़ अष्टल रहा, और पेड़ अष्टल का यह पाद बिंदु है और यह शिखर है। तो इसी बिंदु पर पेड़ अष्टल के जो ये शिखर है इसका बच्चों जो ये उन्नयन कोण दे रहा है वह कह रहा है कितना है? 45 अंश है। और देखो बच्चों कह रहा है कि पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। बच्चों बी से और जो ये ए तक की ऊंचाई है इसे हम मान लेते हैं, इसे H1 कर लेते हैं, और पेड़ अष्टल की ऊंचाई को H2 कर लेते हैं। और बच्चों यही हमें क्या कर लेना है? ज्ञात कर लेना है। समझ में आ रहा है? देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, जानते हो कि पेड़ अष्टल अर्थात जो चबूतरा होता है वह 90 अंश पर होता है। तो यहाँ पे कितने अंश का होगा? ये 90 अंश का होगा। और 90 अंश के सामने जो मैं बार बार तुम लोगों को वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो के होती है? के फर कर्ण। और बच्चों जो कोण होता है उसके सामने की भुजा जो होती है वह एल होती है। बोलो। और जो बच जाती है बच्चों इसे हम ए मानते हैं, आधार। क्लियर हुआ? बच्चों यहां से हमें क्या करना है? त्रिभुज देखो दो ठा बना हुआ है, PAB, एक त्रिभुज ये बना हुआ है, इस त्रिभुज को भी काम में लेना है, और त्रिभुज PAC को भी काम में लेना है। अर्थात दोनों त्रिभुज का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे? पेड़ अष्टल की ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। या तो पहले तुम इस त्रिभुज को, छोटे वाले समकोण त्रिभुज को ले लो, या बड़े वाले समकोण त्रिभुज को ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं कि माना जो मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई बच्चों हम मान लिए हैं H1 है, और H1 तुम्हें दे दिया है 1.6 मीटर। क्लियर हुआ? और बच्चों पेड़ अष्टल तथा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तथा जो पेड़ अष्टल है, पेड़ अष्टल, इसकी जो ऊंचाई दी हुई है बच्चों वो माने हैं हम लोग H2 है। क्या है बच्चों? H2। और यही हमें क्या निकाल लेना है? ज्ञात कर लेना है। और भी देखो तो चाहो तो H2 को लिख सकते हो A और B के बराबर भी, A और B के बराबर भी। तो यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है बच्चों। अब यहां से देखो एकदम आसानी से इसे करेंगे। यहां पे लिख लेते हैं समलंब त्रिभुज PAB में बच्चों छोटा वाला त्रिभुज हम लिया है समकोण
अब इसमें करेंगे तो बताओ, यहाँ पे एक फार्मूला में बार बार तुम लोगों को बताते आ रहा हूं, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का यहाँ पे लिखते देखो। और जानते हो कि जो पहला वाला होता है वह एस होता है साइन का, और दूसरा जो होता है सी होता है कॉस का, और तीसरा जो बच्चों होता है टेन का। अब देखो हमें ए में और एल में रिलेशनशिप रखना है, के से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए और एल किस में है, देखो ए और एल देख रहे हो, ए है एल है, लास्ट वाला यानी कि टेन वाले में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टेन, ये छोटा वाला त्रिभुज लिए है, तो ये 45 कोण जो है 45 अंश वाला यह काम में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 अंश और बराबर बच्चों हो जाएगा टेन बराबर होता है एल बटा में ए, ये हो गया एल बटा में ए। और बच्चों एल का जो वैल्यू है वह देखो क्या है, H2 है, H2 लिख दे रहे हैं। और देखो जो ए का वैल्यू है वह नहीं पता है, तो इसे ए ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, या चाहो तो पी ए भी लिख सकते हो, या इसको भी कुछ मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, tan 45 अंश का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ गया बच्चों H2 और A आ गया, समझ में आया। और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात यहाँ पे 1 रख के कैंचीदार मल्टीप्लाई, तो देखो 1 से A में करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों A, और H2 में 1 से करोगे तो ये हो जाएगा H2। तो बच्चों यह हमें एक चीज मान मिल गया यहाँ से, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों पुनः हम लोग करेंगे, देखो पुनः लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा, समलंब त्रिभुज, समलंब त्रिभुज बड़े वाला लेंगे PAC में, PAC में। और बच्चों इसमें करेंगे तो tan ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसी से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan, और देखो इसका जो पूरा कोण है बच्चों बड़े वाले त्रिभुज का 60 अंश है, तो 60 अंश ले लोगे, L/2 देखो क्या होगा, L बटा में A हो जाएगा बच्चों, L बटा में A। लेकिन तुम्हें एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि L जो है बच्चों वह बड़े वाले त्रिभुज में A से C तक है, मतलब हम क्या करेंगे, AB प्लस BC को जोड़ देंगे, मतलब H2 और H1 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा H2। और बटा में बच्चों A जो है A ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों tan 60 अंश का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है, और यहां से कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो देखो हो जाएगा H1 प्लस H2 बाई A होगा, बोलो। और बच्चों यहां से करेंगे तो इसका बटा कुछ नहीं है, 1 रख देंगे, है ना। और देखो यहां से तुम तिर्यक गुणा कर लो, या H का यहाँ पे A का जो वैल्यू आया है वह वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और देखो तो यहीं पे पहले मान पुट कर लिया जाए तो ये हो जाएगा √3/1, और H1 का जो वैल्यू मान है वह देखो 1.6 है, 1.6 रख लो, प्लस H2 है, इसका कोई भी मान नहीं है, H2 रहने दो। और A का जो वैल्यू मान निकाले बच्चों वह है H2, समझ में आ रहा है। और देखो हम क्या करेंगे, इसे हम तिर्यक मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3H हो जाएगा, और बराबर बच्चों ये H2 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 1.6 प्लस H2 हो जाएगा। और H2 को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा √3H2, और या प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा H2 = 1.6। और बच्चों यहाँ से H2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और -1 आएगा, और = आएगा 1.6। और बच्चों यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, H2 को इधर रहने दो, ये गुणा है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 1.6 बटा में ये हो जाएगा बच्चों √3 - 1। अगर इतना आंसर दिया है तो भी सही है, और नहीं तो दूसरा आंसर दिया है तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे मीटर लगाना जरूरी है, क्योंकि मीटर में है, ये हो जाएगा बच्चों मीटर, समझ में आ रहा है, मीटर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हम चाहे तो दूसरा आंसर भी ला सकते हैं, 1.6 और बटा बच्चों रूट में 3 का मान रखेंगे, 1.732 और माइनस हो जाएगा 1। और बच्चों इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 बटा में हो जाएगा 0.732, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे, तो बच्चों ये हो जाएगा देखो 16, और 1 पॉइंट हट जाएगा,
यहाँ पे 0 तो 2 0 हो जाएगा बच्चों, और नीचे आ जाएगा 732 मीटर। इसे भाग करके अब तुम लोग आंसर लिख लेना, वही हो जाएगा आंसर, या इतना भी छोड़ सकते हो। इस तरह से बच्चों यह रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो ये आपके लिए HW रहा, इसको भाग करके आप लोग खुद रखेंगे आंसर कितना होगा, समझ में आ रहा है? इतना तो कर सकते हो ना। तो चलो बच्चों अब देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। इसे कर देते हैं रफ। भाग करोगे आ जाएगा भाई, नहीं आएगा? अरे परमेयीकरण कर लो तो भी आ जाएगा, 10 मोलू रखोगे तो भी आ जाएगा, इतना पर छोड़ दोगे तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका आंसर तो यहीं पे आ गया। H2 आ गया, बस आंसर आ गया, और क्या। उसको जिस मेथड से लेके जाना है लेके जा सकते हो। और बच्चों देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे 9 नंबर में है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बच्चों एक कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, बच्चों एक ये मीनार है, इसका नाम दे देते हैं P और Q है, और कह रहा है बच्चों कि एक भवन है, इस भवन को हम बना दे रहे हैं यहाँ पे R और S, समझ में आ रहा है? और ये दोनों जो है भूमि पर खड़ी है। क्लियर हुआ? और देखो बच्चों ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, या मीनार के पाद बिंदु, इसको नाम भी दे दो, यह हो जाएगा मीनार तुम्हारा, और बच्चों यह हो गया भवन। क्या होगा? भवन। और देखो बच्चों कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि पाद बिंदु से किसी भवन के शिखर का उन्नयन, बच्चों ये भवन है, इसके शिखर का मतलब सिरे का, इसके सिरे का जो उन्नयन कोण है ये वाला, वह उन्नयन कोण कह रहा है कि कितना है बच्चों? 30 अंश है। कितना है उन्नयन कोण? 30 अंश है। और फिर कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से, मतलब ये भवन के जो पैर बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार बच्चों ये है, और इसके शिखर को अगर मिला दिया जाए तो जो ये कोण बन रहा है बच्चों, यह 60 अंश है। समझ में आ रहा है? और कह रहा है बच्चों आगे देखो, कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, बच्चों यह मीनार की जो ऊंचाई है पूरा यहाँ से और नीचे जमीन तक, इस पी को चलो नीचे बना दिए, इस तक की जो ऊंचाई है ये पूरा, यह बच्चों कह रहा है ये कितना है? 50 मीटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अब देखो फिर कह रहा है कि हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये भवन जो है इसी की ऊंचाई, तो इसको हम H1 मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं बच्चों H2। तो यहाँ पे लिख लिया जाए, माना मीनार की ऊंचाई, बच्चों मीनार की जो ऊंचाई है वह H1 है, और H1 बराबर है 50 मीटर। और बच्चों जो भवन है हमारा, उस भवन की ऊंचाई जो है बच्चों वह है H2 मीटर, या इसे हम कर लेते हैं H2 जो है वह S और R है, इसको लिख देते हैं S और R। और बच्चों इसी की हमें ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। तो हम आपको बताएं बच्चों कि जो कोण लिया जाता है उसके सामने की भुजा जो है लंब होती है। तो देखो ये पूरा मीनार है, तो ये पूरा अगर कोण लेंगे तो 90 अंश होगा, तो 90 अंश के सामने की जो भुजा ये हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी बड़े त्रिभुज के लिए, यानी कि मीनार वाले के लिए। और यह कोण लोगे बच्चों तो इसके सामने की जो ये भुजा है यह क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। और बच्चों यह पूरा 90 अंश होगा, तो जब 90 अंश होगा तो इसके सामने का भुजा ये आ रहा है, तो ये छोटा वाला जो S और P है वो क्या हो जाएगा। और हर स्थिति में दोनों में जो है आधार A ही आ रहा है, नीचे वाला ही, मतलब R से और P तक की जो दूरी है वो क्या है बच्चों? A है, जिसे हम आधार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बच्चों हमें क्या कर लेना है कि ऐसा निष्पत्ति लेना है जिसमें क्या हो, यह आ जाए। अगर यह हमारा आ जाएगा तो हम फिर क्या कर सकते हैं? छोटे त्रिभुज से इस H2 का मान निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे देखो, समलंब त्रिभुज, समलंब त्रिभुज RPQ,
आर पी क्यू में, इसमें करेंगे बच्चों। तो बताओ यह एल हुआ ना, 90 अंश जब ये कोण है तो ये क्या होगा, इसके सामने की भुजा जो ये आएगी वह एल होगी। ये तो कर्ण है, ये आधार हो ही गया। तो बताओ कि इसका किसमें होता है मान, तो tan वाले में होता है। तो इसको लेंगे tan, क्या लेंगे बच्चों, tan लेंगे 60 अंश, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं। तो tan 60 अंश बराबर होगा L बटा में A। और बच्चों L जो है वह 50 है, देखो H2 है, H2 का H1 है, H1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 है। और बटा में बच्चों जो A है, इस A को A ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। और देखो बच्चों tan 60 अंश का जो वैल्यू होता है वह होता है √3 = बच्चों हो जाएगा 50 बटा A। बोलो, इसका बटा कुछ नहीं है तो मान लो 1। और तिर्यक कैंचीदार मल्टीप्लाई जब कराओगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से गुणा कराओगे तो रूट में A√3 होगा, और रूट में 3 को इधर भेजोगे तो इधर बच जाएगा A, और बराबर में हो जाएगा बच्चों 50 बटा रूट में 3। तो इस तरह से हमारा अभी मान निकला है A का, इसका हम उपयोग में लेंगे मान। अब देखो फिर लिखेंगे पुनः, थोड़ा मार्कर में इंक वगैरह डाल दिया जाए, तब तक नोट कर लो। तो बच्चों देखो पुनः जो है हम लोग मान लेते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज, यानी कि समलंब त्रिभुज। कौन सा लेंगे बच्चों, ये छोटा वाला त्रिभुज देख रहे हो, ये वाला। तो लेंगे एस आर और क्या है बच्चों पी में, इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा tan, देखो ये हो जाएगा tan, और इसमें कोण जो है बच्चों वह 30 अंश कम में आएगा, और = हो जाएगा लंब इसका, देखो क्या है H2 है, और यहाँ पे बच्चों इस और नहीं, यहाँ पे आधार जो है क्या बच्चों A है। क्या सोच कर रहे हो यार, यहाँ पे देखो tan 30 अंश का जो वैल्यू है वह क्या होगा 1/√3 = H2, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों A, और A का वैल्यू देखो इतना आया है। इसको उपयोग में ले सकते हो या बाद में ले लो, चलो पहले अब इसे सॉल्व कर लो। तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A = होगा √3 H2 हो जाएगा, और A का वैल्यू देखो इतना है, इसके मान को रख लो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 50 बटा √3 बच्चों √3 और H2, A की जगह पे हमने इतना रख दिया, और इसका बटा कुछ नहीं तो 1 ले लो, और इसमें तिर्यक मल्टीप्लाई कराओगे बच्चों तो इसमें इससे कराओगे तो 3 बाहर आ जाएगा, H2 हो जाएगा, और ये हो गया 50। और बच्चों जब H2 तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 50, ये बटा में क्या होगा 3, या इसे दशमलव में अगर चेंज करना चाहते हो तो जाएगा 13 का में 13, 3 का में 3, और कितना हो जाएगा 2 बचेगा ना, 3 6 18 और दशमलव, फिर 3 6 18 3 6 18 3 6 18 बार बार आता रहेगा। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं कि जब ये बार बार ये नंबर आए तो 5 हो या 5 से अधिक नंबर हो दशमलव के बाद, तो उसके पहले 1 जोड़ के बाकी नंबर को हटा दिया जाता है। तो बच्चों ये क्या करेंगे, देखो 1.6 होगा, और सॉरी 16.6, और ये 6 होगा, फिर यहाँ पे 7 लगा देंगे, और नहीं लगा सकते, हाँ बार नहीं लगा सकते कहा लास्ट में, तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसे सार्थक बनाना होता है ना। तो दशमलव के बाद 2 अंक तक सार्थक होता है, शुद्ध सार्थक लिया जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे शुद्ध सार्थक में, और ये क्या हो गया मीटर, और यही आपका रहा आंसर। मतलब क्या चीज रहा भाई, भवन की ऊंचाई। तो इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। तो नोट करना है, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो बच्चों और कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन को। तो 10वां क्वेश्चन सावधानी पूर्वक देख लो। 10वां क्वेश्चन जो है वह है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। बच्चों अगला प्रश्न देख ले जाए, 10वां नंबर। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, देख लेते हैं प्रश्न को। 10 नंबर समझ में आवता कि ना आवता लोग के, आता ना, देखा जाए। यहाँ देखो कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है बच्चों। यह सड़क है, जो इस सड़क को हम मान लिए A है और B है, जिसकी जो चौड़ाई है वह क्या है 80 मीटर है। समझ में आ रहा है।
और देखो बच्चों फिर कह रहा है इसमें कि इसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, मतलब इस छोर पर भी एक खंभा लगा है और इस छोर पर भी एक खंभा लगा हुआ है, देख रहे हो। और ये दोनों की लंबाई जो है समान है। जब लंबाई समान है तो इसका नाम तो रख देते हैं एच है और इसका भी क्या है एच है। और देखो इसका नाम दे दिया जाए तो ये होगा, इसको सी कर देते हैं और इसको डी। और आगे देखते हैं, खंभा भी गाड़ चुके हैं हम लोग, अब बैनर लगाना है ना बीजेपी वाला कि सपा वाला। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि दो खंभे लगे हैं और फिर बोला कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, बच्चों इन दोनों खंभों के बीच में कोई ये बिंदु है, इस बिंदु को हम नाम दे दे रहे हैं पी। समझ में आ रहा है। और कह रहा है कि बीच से कह रहा है कि सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 है। देखो कह रहा है कि क्रमशः, मतलब यह देख रहे हो तो इधर का जो उन्नयन कोण है वह भी 60 अंश है और इधर का जो उन्नयन कोण बच्चों बन रहा है यह भी कह रहा है कितना अंश है 30 अंश है। कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं, इजी तो है क्वेश्चन। 30 अंश है। और कह रहा है बच्चों कि खंभों की ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये भी है, ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और कह रहा है बच्चों कि ये बताओ कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। और खंभों से बिंदु की दूरी मतलब यह जो बिंदु है इसकी दूरी, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहां से लेकर के और इस बिंदु तक की जो दूरी है बच्चों वह x1 है और यहां से लेकर के इस बिंदु तक की जो दूरी है उसे हम मान लेते हैं कितना है x2 है। समझ में आ रहा है। या तुम एक और तरीका ले सकते हो कि देखो ये पूरा दूरी क्या है 80 है, तो इतने को x1 मान लिए तो इसको दूसरा भी तुम मान सकते हो कि 80 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों x1 हो जाएगा, तभी ना इतना दूरी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं इसमें। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज भी काम में आएगा और ये वाला त्रिभुज भी काम में आएगा। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना जो खंभों की ऊंचाई है बच्चों वह क्या है h है। देख रहे हो खंभों की ऊंचाई मैंने दोनों खंभों की ऊंचाई समान है और ऊंचाई भी हमें क्या करना है ज्ञात कर लेना, इसको भी लिख लेना है। और बच्चों मान लेते हैं फिर यहाँ पे तथा P बिंदु की जो दूरी है खंभों से बात नहीं भाई, खंभों से जो दूरी है वह क्या है, देखो यहां से यहां तक क्या ले लिए हो x1 और ये भी हमें निकालना है। और दूसरी जो दूरी है बच्चों वह है 80 माइनस x1, ये भी दूरी हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ। अब यहां पे लेते हैं, देखो काम में यह होगा समलंब त्रिभुज, ठीक है। कोई भी त्रिभुज ले सकते हो, पहले APC लेते हैं। APC में बच्चों इसमें ले लेंगे तो देखो क्या होगा। अब बताओ ये 90 अंश होगा तो इसके सामने की भुजा K हो जाएगी और जो कोण लेना है वह L हो गया, तो बचा हुआ भुजा क्या होगा A। सेम इसी प्रकार देखो ये 90 अंश होगा तो इसके सामने की भुजा ये आ रही है तो K हो जाएगी और जो बची है ये वाली L हो जाएगी। जो बच गई वो क्या हो गई, यहां से यहां तक आधार का काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखो क्या करेंगे यहाँ पे इसमें लेंगे तो बताओ हमें क्या लेना है, हमें L में और A में संबंध चाहिए, tan ही लेना है। तो ले लेंगे tan 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा बच्चों L बटा में A। और बच्चों L का जो वैल्यू है वह H है, H लिख लो। और बच्चों A का जो वैल्यू है वह x1 है, x1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो tan 60 अंश का जो वैल्यू होता है बच्चों वह √3 होता है, = हो जाएगा h/x1 होगा, बोलो। और इसका बटा पूछे तो 1 3 मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा, वीडियो कट रहा है चलो इधर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों x1 देखो x1 को अगर इधर लेके आओगे तो फिर √3 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा h/√3। और यहां से इसे डब्बा में बंद कर लेते हैं क्योंकि ये काम में लेना है हमें। और बच्चों फिर लेंगे पुनः
पुनः लिखेंगे समलंब त्रिभुज, समलंब त्रिभुज दूसरा वाला लेंगे, ये वाला देखो पी बी डी में, पी बी डी में बच्चों इसमें लेंगे तो tan ही देना पड़ेगा उसमें भी, तो tan होगा और इसका कोण कितना है 30 अंश है, तो 30 अंश ले लेंगे। देखो क्या हो जाएगा L बटा में A होगा और L का वैल्यू बच्चों H है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए H, और A का वैल्यू बच्चों है 80 माइनस x1, तो इसको लिख लिए 80 माइनस x1, ध्यान से देख लो। और देखो बच्चों यहाँ पे tan 30 अंश का जो वैल्यू होता है वह 1/√3 होता है, इक्वल टू इसको करोगे तो h बटा कितना होगा 80 माइनस x1 हो जाएगा बटा में। और बच्चों यहाँ से तुम x1 का अगर वैल्यू रखते हो पहले और इसे सॉल्व कर लिया जाए तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर हो जाएगा बच्चों 80 माइनस x1। और यहाँ पे देखो अब काम में ले लेंगे x1 का वैल्यू इतना रख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3h इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, यहां से करेंगे तो 80 होगा और माइनस देखो x1 का जो वैल्यू है h है और बटा में क्या है रूट में 3 है। अब देखो बच्चों h वाले को एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3h और यह माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये होगा h बटा में √3 इक्वल टू आएगा बच्चों 80। और यहाँ से एलसीएम अगर ले लेते हो √3 तो देखो क्या बन जाएगा, ये 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 3h आएगा और यहाँ से करेंगे बच्चों प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 80 और इसको जब तुम क्या करोगे जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3 1 4 होगा, ये हो जाएगा 4h बराबर हो जाएगा बच्चों 80√3। अब बताओ 4 से इसको कटा दोगे तो 4 दूनी के 8, तो h बराबर हो गया बच्चों 20√3। इस तरह से इतना मीटर, तो ये आंसर हो गया। चाहो तो दशमलव में भी मान निकाल सकते हो, मान रख के वैल्यू रख के। और बच्चों एक आ गया हमारा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है बच्चों, ऊंचाई आ गया 20 और क्या आया बोलो √3 मीटर, ये हो गया हमारा ऊंचाई। और देखो बच्चों अब तुम्हें क्या निकालना है, x1 निकालना है, तो x1 निकाल लोगे और वो मान इसमें रखोगे तो दूसरा भी खंबे का दूरी आ जाएगा। तो इसके लिए इसको रब कर दे रहे हैं हम और फिर इसे कर दिया जाए सॉल्व, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो बच्चों अब x1 जो है वह बच्चों है h बटा में इतना और h का वैल्यू है 20√3 और रूट में 3 है, रूट में 3 रख लो। तो अब बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बटा में है तो ये आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा, x1 होगा और ये मीटर लगा देंगे। तो बच्चों जो पहले खंबे के बीच की दूरी होगी वो कितना होगी 20 मीटर तथा देख लो तथा देख लो अगर हम यह मान दूसरा दूरी निकाले ये वाला, तो दूसरी दूरी है 80 माइनस x1 और बराबर ये हो जाएगा बच्चों, दूसरी दूरी यहाँ पे लिख रहे हैं, दूसरी दूरी खंबे की, ये दूसरी दूरी खंबे की जो दूरी है बच्चों ये हो जाएगी 80 माइनस x1 का मान आया 20 और घटा दोगे तो आ जाएगा 60 मीटर। ये रहा आंसर। इस तरह से यह 10वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। तो बच्चे और जो है इसमें 5-6 क्वेश्चन है उसको फिर अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड सर्किल।